Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel, and today we are going to do day 19 of the 600 MCQ series. So we have this series where we are doing 600 multiple choice questions जो आपसे term 1 एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. And आज हम करेंगे another set of questions for that. So get ready. And if you are visiting my channel for the first time, you will get content for 11th, 12th, CS, IP, IT on my channel for CBSE board, and you will also be getting the content for B.C.A, B.Tech and B.Sc computer science. Also competitive programming. तो अगर आप programming में interested है, you are at the right place. Subscribe the channel, it's absolutely free, and join the respective telegrams from the description links. So शुरू करते हैं आज के questions. So आज के questions हम continue करेंगे फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट. सो कल जो हमने मतलब डे 18 में जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था दैट वाज जहाँ पर आप एक स्ट्रिंग को प्रोसेस कर रहे थे और इसका आउटपुट निकाल रहे थे. तो इसका आंसर आया था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कैपिटल EA3N. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. What are the possible outputs from the following code? Also specify maximum and minimum value that can be assigned to number. So आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन तो रैंडम के ऊपर आएगा ही आएगा फॉर श्योर. सो वन क्वेश्चन यू विल बी गेटिंग, वो फिर आपके पास चॉइस है. अगर आपको ईजिली समझ आता है तो यू मस्ट अटेम्प्ट दिस. अगर नहीं आता है तो आपके पास चॉइस है, आपको पहले 25 में से 20 करने हैं, फिर 24 में से 20 करने हैं. सो यू कैन मेक अ वाइज डिसीजन. बट यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो रहा है, सबसे पहली लाइन है इम्पोर्ट रैंडम. ठीक है, स्ट्रिंग ले ली हमने CBSE ऑनलाइन. नंबर इज इक्वल टू random.randrange 0,3. सो दिस विल जनरेट अ नंबर विच कैन बी 0, 1, 2 या 3. तो मिनिमम वैल्यू जो नंबर वेरिएबल में आ सकती है वो होगी 0, और मैक्सिमम वैल्यू जो इस वेरिएबल में आ सकती है वो होगी 3. सो मिनिमम इज 0, मैक्सिमम इज 3. ठीक है, इसके बाद यहां पर शुरू हुआ n एज 9. चेक किया गया वाइल स्ट्रिंग 9 इज नॉट इक्वल टू नल. तो स्ट्रिंग में 9 पोजिशन पे हम देख लेंगे क्या है. सो C कहां पे है, 0 पोजिशन पे. फिर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 कहाँ पे है, E पे. So this is your position 9 and this is not equal to L. So 9 is not equal to L. ठीक है, E is not equal to L. हम लूप के अंदर आ गए. स्ट्रिंग N को प्रिंट किया गया, तो स्ट्रिंग N पे क्या पड़ा है, E. सो फर्स्ट लेटर जो प्रिंट होगा वो E होगा. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आउटपुट पॉसिबल है. ठीक है, सो मेरी चॉइस E हो सकती है और 4 भी हो सकती है, क्योंकि ये दोनों E से शुरू हो रहे हैं. 2 और 3 E से शुरू ही नहीं हो रहे, तो इनको तो सीधे ही रूल आउट कर दोगे कि 2 और 3 तो हो ही नहीं सकता. अब बचा ऑप्शन 1 एंड 4. ठीक है, पहला लेटर E प्रिंट हो रहा है. अब दूसरा देखते हैं. प्लस का मतलब है कंकैटिनेशन, ज्वाइन कर रहा है. E के साथ क्या ज्वाइन कर रहा है, स्ट्रिंग नंबर. स्ट्रिंग नंबर, नंबर में क्या है, व्हाट इज देयर इन नंबर. नंबर कैन बी एनीथिंग. नंबर या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 या 3. मतलब या तो C प्रिंट हो सकता है, या B, या S, या E. तो इसमें E के बाद S प्रिंट हो रहा है, हाँ पॉसिबिलिटी है. इसमें E के बाद C प्रिंट हो रहा है विच इज एट 0, तो वो भी पॉसिबिलिटी है. उसके बाद हैश का साइन ज्वाइन हो रहा है. सो ES हैश भी हो सकता है, EC हैश भी हो सकता है. सो आफ्टर दिस लाइन आपका जो नंबर है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा. मतलब अगर वो नंबर 0 था तो वो अब 1 हो जाएगा, अगर वो 2 था तो वो 3 हो जाएगा, है ना. सो अगर वो C था तो वो 0 था, मतलब तो 1 हो जाएगा, और अगर S था तो वो 3 हो जाएगा. n इज इक्वल टू n-1, 8 हो गया. फिर आए 8 पे, देखा क्या है, 8 पे n है. इज इट इक्वल टू L, नहीं, कंडीशन ट्रू है. अंदर आए तो अगला लेटर जो प्रिंट होगा वो n होना चाहिए. इसमें भी n है, इसमें भी n है, ये दोनों तो हमने देखने ही नहीं है, तो हाँ दोनों जगह पे n है. तो अब स्ट्रिंग नंबर देख लेते हैं. अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर ये 0 है तो फिर नंबर 1 होगा, तो 1 पे क्या है, B, बिल्कुल सही. अगर वो S था तो अब वो 3 पे होगा, मतलब E, वो भी बिल्कुल सही है. उसके बाद हैश आ जाएगा. ठीक है जी, अब नंबर फिर 1 से इंक्रीज हो जाएगा और ये डिक्रीज होकर 7 हो जाएगा. 7 पे पड़ा है I, तो I इधर भी है, I इधर भी है. ठीक है, CB के अगला लेटर S आता है, वो भी सही है. SE के अगला लेटर O आता है, तो वो भी सही है. सो यहाँ पे दो ऑप्शंस करेक्ट हैं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4. तो पेपर में वैसे आपको ऐसा नहीं आएगा कि दो ऑप्शंस करेक्ट हो. अगर दो ऑप्शंस करेक्ट वाला होगा तो फिर ऑप्शंस दी होंगी, जैसे कि A का मतलब है 1 एंड 2 आर करेक्ट, B है 1 एंड 4 आर करेक्ट, लाइक दैट.
और फिर उसमें से आपको चूज करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पर दो पॉसिबल आउटपुट्स हैं हमारे पास, जो 1 में लिखा है वो भी प्रिंट हो सकता है, जो 4 में लिखा है वो भी प्रिंट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फाइल हैंडलिंग। तो यहाँ पर एक फाइल का कंटेंट दिया हुआ है, story.txt इज गिवन हियर। हमने उस फाइल को रीड मोड में खोला, f.seek10 लिखा, फिर लिखा डेटा इज इक्वल टू f.read एंड देन वी आर प्रिंटिंग द डेटा। आपको बताना है कि क्या प्रिंट होगा। सो जब एक फाइल ओपन होती है रीड मोड में, तो फाइल पॉइंटर हमेशा 0 पे होता है, इट इज एट पोजिशन 0। तो f.seek10 करने से क्या हो जाएगा, f.seek10 करने से वो 10 पोजिशन पे चला जाएगा। सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ये रहा आपका 10। यहाँ पे आ गए हम h पे, है ना। सो वी हैव कम ओवर हेयर ऑन h। तो जब हम यहाँ h पे आ गए हैं, अब यहाँ से वो 5 कैरेक्टर्स को रीड करेगा, HON स्पेस P। सो ये होंगे अगले 5 कैरेक्टर्स। सो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि डेटा में जो 5 कैरेक्टर्स रीड होके आए हैं वो हैं HON स्पेस P स्टार्टिंग फ्रॉम पोजिशन 10। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, स्टोरी, ठीक है, फाइल ओपन की, पहले हमने 10 लेटर्स को रीड कर लिया, ठीक है। उसके बाद f.seek2 किया। जब आपने रीड किया तो आपका फाइल पॉइंटर 10 पे पहुंच जाएगा, लेकिन उसके बाद हमने उसको मूव करा दिया। सीक का काम क्या होता है, किसी भी पोजीशन पे फाइल पॉइंटर को लेके जाना। तो ये आपके फाइल पॉइंटर पे ले जाएगा, किस पे, 2 पे। सो 0 1 2 मतलब A पे आ गया। वहां से अब आपने 7 लेटर्स रीड किए। सो AM स्पेस A स्पेस, कितने होंगे, 5 6 7 PY तक रीड होगा। सो AM स्पेस A स्पेस PY रीड होगा और फिर उसको हम प्रिंट करा रहे हैं। सो दिस विल बी ऑप्शन नंबर B। स्टार्टिंग फ्रॉम 2 पोजिशन वी आर रीडिंग 7 characters. So option B is the correct answer for that. What is the highest value generated by random.randrange 5 19 5? So आपके पास 5 से शुरू होगा, रैंड रेंज है। सो पहली वैल्यू होती है स्टार्ट, फिर होती है स्टॉप और फिर होती है स्टेप। तो हमने शुरू किया स्टार्ट से, मतलब 5 से। 5 + 5 इज 10, 10 19 से छोटा है। 10 + 5 इज 15, वो भी 19 से छोटा है। 15 + 5 इज 20, तो वो हम नहीं ले सकते। तो जो आखिरी वैल्यू हो सकती है वो है 15। सो मैक्सिमम वैल्यू विच कैन बी जनरेटेड इज 15 फ्रॉम दिस फंक्शन, ऑप्शन बी। वैसे तो चांसेस कम है कि आपको असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन पेपर में आए, बट अगर आ जाएं तो आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो, इसलिए कुछ प्रैक्टिस आपकी मैं करा रही हूँ फॉर दी assertion reason based questions also. So assertion का मतलब है स्टेटमेंट, और रीजन आपका होना चाहिए जो स्टेटमेंट को जस्टिफाई करे। assertion क्या कहती है, टोटल इज अ ग्लोबल वेरिएबल इन द गिवन कोड। तो ये जो कोड है इसमें टोटल एक ग्लोबल वेरिएबल है। हाँ जी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि टोटल इस फंक्शन के बाहर क्रिएट हुआ है। और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स विच आर क्रिएटेड आउटसाइड ऑल द फंक्शंस, दे आर सेड टू बी ग्लोबल। और अगर वेरिएबल फंक्शन के अंदर बनता है, इट इज सेड टू बी लोकल। सो ये बाहर है तो ये ग्लोबल है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट तो ट्रू है। A variable defined outside all functions is said to be global. तो yes, justification is also correct. तो हम यहाँ पे कहेंगे both A and B are true and R is correct explanation of A. So बिल्कुल सही रीजन है उसके लिए। अगला क्वेश्चन कहता है math.seal 7.3 gives 7. math.seal 7.3 gives 7. गलत है, ठीक है। सील 7.3 आपको 8 देगा, तो पहली स्टेटमेंट ही गलत है, ठीक है। सो पहली स्टेटमेंट ही गलत है। उसके बाद क्या लिख दिया, math.seal फंक्शन इज यूज्ड टू राउंड ऑफ अ वैल्यू पास, दिस इज आल्सो फॉल्स। सो बोथ A and R आर फॉल्स, दैट इज द करेक्ट आंसर इन दिस, कि दोनों स्टेटमेंट्स ही हमारी फॉल्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। ओके, टेल मी व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जो आपको स्क्रीन पे अभी क्वेश्चन दिख रहा है, इसका क्या आउटपुट होगा। So for n in range 11, 21. So that means loop शुरू होगा 11 से, stop ये है, step है नहीं, मतलब by default 1 होगा। So loop should work for 11, 12, 13, 14, so on up to 20. So यहाँ check किया जाएगा if 11 mod 3 is equal to 0.
11 mod 3 0 है, नहीं है, तो यहाँ आ जाएंगे। क्या 11 mod 5 0 है, नहीं है, तो प्रिंट हो जाएगा 11। ठीक है, 11 प्रिंट हो गया, बिकम्स 12। 12 mod 3 0 है, हाँ 12 3 से डिवाइड होता है, तो कंटिन्यू, ऊपर चले गए। अब हो गया 13। 13 mod 3 0 है, नहीं है, 13 mod 5 0 है, नहीं है, 13 प्रिंट हो जाएगा, फिर ऊपर गए। 14 हो गया, 14 3 से भी डिवाइड नहीं होता, 5 से भी नहीं होता, 14 प्रिंट हो जाएगा, फिर ऊपर गए। 15 15 3 से डिवाइड होता है, 15 3 से डिवाइड होता है, तो कंटिन्यू, यहीं से ही ऊपर चले जाएंगे। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 15 पे ब्रेक कर देते हैं। बेटा ब्रेक पे तो वो पहुंचेगा ही नहीं, 15 अगर आया है तो यहीं से कंटिन्यू होके ऊपर चला जाएगा। अब हो जाएगा 16। 16 दोनों में से किसी से डिवाइड नहीं होता, तो प्रिंट हो जाएगा। फिर होगा 17, फिर किसी से डिवाइड नहीं होता, प्रिंट हो जाएगा। फिर होगा 18, 3 से डिवाइड होता है, तो कंटिन्यू होगा। ठीक है, फिर आएगा 19। उसके बाद जब 20 आएगा तो 23 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 5 से डिवाइड होता है, सो इट विल ब्रेक। सो आपके पास जो प्रिंट होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 11 13 14 16 17 19। सो दिस विल बी योर output. So option number A is the correct answer to this question. Okay, now this next question is based on functions. तो एग्जीक्यूशन आपकी कहाँ से शुरू होती है, यहाँ से। ए में क्या है 10, प्रिंट हुआ 10 हैश, ठीक है। कॉल हुआ ए इज इक्वल टू प्रोसेस ए, तो यहाँ से जो वैल्यू पास हो रही है आर्ग्यूमेंट से, ये ऊपर एन में रिसीव हो जाएगी, एन में आ जाएगा 10। अब उस एन को हमने 5 से इंक्रीज कर दिया, ठीक है। 10 में 5 ऐड करेंगे तो 15 बन जाएगा, प्रिंट एन करेंगे तो 15 हैश प्रिंट हो जाएगा। परफेक्ट, यहाँ से 15 रिटर्न किया। सो जब यहाँ से रिटर्न हो और यहाँ वापस रिसीव भी हो जाए, तो ए में वो वैल्यू रिसीव हो गई, मतलब ए अब बदल जाएगा, ए अब 10 नहीं रहेगा, ए अब 15 हो जाएगा। सो ए इज नॉट 10 एनी मोर, इट इज 15। तो ए कितना हो गया 15। अब यहाँ पे प्रिंट करेगा 15 हैश, तो आपका आंसर है सी, 10 हैश 15 हैश 15 हैश। सो यहाँ वैल्यू क्यों चेंज हुई, क्योंकि वो रिटर्न हो रही थी और हम उसको रिसीव भी कर रहे थे। Which one is function header? So ये कोड आपको गिवन है, आपको बताना है इसमें से फंक्शन हेडर कौन सा है। So obviously that is line 1। तो जो डेफ वाली स्टेटमेंट होती है, जहाँ पे आप डेफ लिखते हो, फंक्शन का नाम लिखते हो, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स लिखते हो, that is called function header. So line 1 is the correct answer for this. Which one is function call? तो जब हम फंक्शन का नाम लिख के आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं कि इस जगह पर ये फंक्शन काम करे, उसे कहते हैं कॉल। So line 5 is your function call. Line 5, D is the answer for this question. Which one is argument? जो पास होता है कॉल के टाइम पे, उसको आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। तो हम पास क्या कर रहे हैं, y को। So आर्ग्यूमेंट कौन सा हुआ इसमें, y. y is passed as an argument. What does the function return? Function is returning x plus 3, that is 72 plus 3, 75. तो ऑप्शन सी क्या होगी आपका सही आंसर। So 75 is being returned from the function. तो ऐसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी फंक्शंस पे आ सकते हैं आपको। What will be the output? यहाँ पे डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं, एवरेज को हमने कॉल किया है, ठीक है, और ये डिफॉल्ट पैरामीटर्स लेके कैलकुलेट हो रहा है। अब क्या करेंगे, बहुत से बच्चे इसमें फटाफट आंसर दे देंगे कि भाई 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60, 60/3 इज 20। बट बेटा कॉल पहले हो रहा है, डिफाइन बाद में हुआ है, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग द एग्जाम। सो कॉल पहले हुआ है, डिफाइन बाद में हो रहा है, ऐसा हम नहीं कर सकते। हमें पहले डिफाइन करना है, बाद में कॉल करना है। सो दिस विल जनरेट एरर। सो यहाँ पर इस लाइन पे एरर आ जाएगा, उसको पता ही नहीं है कि एवरेज फंक्शन क्या है, वो तो नीचे बना हुआ है, उससे पहले हमने उसको डिफाइन ही नहीं किया। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट द फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड फर्स्ट and should be called after that. Okay, then is your case study based questions on file handling. So इसमें आपको क्या करना है, एक फाइल के कंटेंट को रीड करना है, and as the function name says you have to display the odd number of lines. मतलब पहली लाइन प्रिंट करनी है, तीसरी लाइन प्रिंट करनी है, पांचवी लाइन प्रिंट करनी है, like that. तो सबसे पहले आपके पास आता है क्वेश्चन की फाइल को, यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी है इधर क्या होना चाहिए।
सो फाइल को ओपन करने के लिए ओपन कमांड होती है. इट्स वेरी सिंपल. सो वी डोंट राइट लोड, स्टार्ट और क्रिएट, वी राइट ओपन. सो f इज इक्वल टू ओपन friends.txt. वी वॉन्ट कि फाइल से डेटा हमारे पास आए. वी आर रीडिंग फ्रॉम द फाइल, सो इट शुड बी स्मॉल r. केस सेंसिटिव है, सो जो मोड है वो स्मॉल r होना चाहिए. उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट, डेटा इज इक्वल टू f डॉट. अब मुझे क्या करना है, ऑड नंबर ऑफ लाइंस को प्रिंट करना है. तो मैं सारी की सारी लाइंस एक साथ रीड कर लेती हूँ. आप नीचे का लूप भी देख सकते हो. इट इज वर्किंग एज फॉर आई इन लेंथ ऑफ डेटा. तो जितनी लाइंस हैं उतनी बार ये लूप चलेगा. चेक करेगा कि अगर लाइन 2 से डिवाइड होती है, अगर लाइन नंबर 2 से डिवाइड होता है तो प्रिंट करना है, अदरवाइज नहीं करना, क्योंकि जो इंडेक्स 0 है वो आपके लिए फर्स्ट लाइन है, जो इंडेक्स 2 है वो हमारे लिए थर्ड लाइन है. सो दैट मीन्स वी हैव टू रीड एज पर द लाइन. तो आप हमेशा आगे का कोड देखकर केस स्टडी क्वेश्चंस करेंगे. कभी भी ये 2 लाइंस देख के आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो. आपको नीचे का कोड भी देखना पड़ेगा कि काम कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. तो अकॉर्डिंगली बेस्ट सूटेबल जो है यहाँ पे वो है रीड लाइन्स, ऑप्शन नंबर बी. सो डेटा इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन्स. सो अब अगर मान लो मेरी फाइल में 4 लाइन्स थी, तो ये 0, 1, 2, 3 के लिए चलेगा. तो 0 और 2 को मुझे प्रिंट कराना है. तो चेक किया, अगर आई एम और 2 0 है तो आपकी लाइन जो है वो प्रिंट हो जानी चाहिए. अब लाइन्स एक लिस्ट में है जिसका नाम है डेटा. आई है पोजिशन. सो प्रिंट कैसे होगा, डेटा आई. सो डेटा आई, डेटा लिस्ट के अंदर आई पोजिशन वाली लाइन को प्रिंट कर दिया जाए. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू फिल इन दिस ब्लैंक. सो यहां पर आना चाहिए प्रिंट डेटा आई. एंड द इजिएस्ट क्वेश्चन एवर, दैट इज व्हाट शुड बी द लास्ट लाइन. सो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए क्लोज, एफ डॉट क्लोज. सो दिस विल क्लोज योर फाइल. आपकी फाइल यहाँ पर खत्म हो जाएगी. ठीक है. सो दैट इज हाउ वी सॉल्व अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. सो हमेशा याद रखेंगे, पूरा कोड पढ़ेंगे तभी आप इसका आंसर देंगे. सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. दिस सेट ऑफ क्वेश्चंस वाज हियर. अगली वीडियो में आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे, and these questions are really going to help you to prepare for your term 1 exams and make sure that you get a perfect 35 on 35 in this paper. So मैं अपनी तरफ से पूरा काम कर रही हूँ, मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, उनको देखना, उनको समझना वो आपका काम है. आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप इसे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं. बाकी मैं रोज़ लाइव आऊँगी एग्ज़ाम से पहले. ठीक है, एग्ज़ाम से पहले की जो 5 दिन हैं, आई विल बी मीटिंग यू लाइव एवरी डे on the channel also and on the Unacademy. ठीक है, तो वहाँ पे भी रोज़ हम लाइव मिलेंगे. और आपका फुल सिलेबस मैराथन हो रहा है 14 तारीख को, 14th of December. आई एम हैविंग द फुल सिलेबस मैराथन स्टार्टिंग एट 4 PM. तो टेलीग्राम ग्रुप लिंक ज्वाइन कर लो फटाफट से, वहाँ पे आपको वीडियो का लिंक शेयर कर दिया जाएगा. और आप मुझे देखेंगे 14 तारीख को 4 बजे लाइव. हम 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जितने भी घंटे लगेंगे, वी विल स्टडी एंड वील फिनिश द होल सिलेबस रिविजन इन 1 क्लास. ठीक है, ताकि उसके बाद फिर आप अपने MCQ प्रैक्टिस शुरू कर सको. सो दैट इज इट फॉर टुडे. आई विल सी यू सून. टिल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो. फॉलो मी ऑन अनअकैडमी. सो अनअकैडमी पे मेरी जो प्रोफाइल है वो है ये, अंजलि लूथरा. सो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, मुझे यहाँ पे जाके फॉलो करेंगे. मेरी पुरानी क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप स्पेशल क्लासेस में जाकर देख सकते हैं. दीज आर ऑल फ्री. आपसे बस एक कोड पूछा जाएगा, AL कोडर्स, वो आपको एंटर करना है. बाकी जो क्लासेस अभी पेपर से पहले होने वाली हैं वो सब शेड्यूल हो चुकी हैं, आप जाके एनरोल कर सकते हो फटाफट से. सो गो एंड एनरोल ऑल दोज क्लासेस and I'll be seeing you live before the exam every day. So take very good care of yourself and I'll see you soon. Do follow me on Instagram as well. This is my Instagram profile, Anjali_Sanhotra, and we have a professional one also, that is AC Computer Education. So by the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.